हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के, क्या आपको मिलेगा हमसे कनेक्ट होने के। माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ऐप से कनेक्ट होने के। उनमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है भाई डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करता है। लाइव कनेक्ट में आप हमसे जो भी जैसे भी बिंदास होकर आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर्स के दौरान हम लोग पोलिंग कराते हैं। पोलिंग में हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया, और जिन्होंने कही किया भी उन्होंने कितने सेकंड्स में उसको ख़त्म किया। बिकॉज टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है अपने एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन इस बात का हमको अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है या राइट है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। उसका एनालिसिस कौन करेगा, अपनी परफॉर्मेंस का पता कैसे चलेगा। तो आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इस बात का मौका देता है कि आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट उनके अटेम्प्ट कर सको, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। स्ट्रक्चर कोड मतलब क्या होता है यार, कि जब आप क्लास में एंट्री लेते हो तो आपको जो है डीपीपी मिलती है, फिर आप डीपीपी को सॉल्व करते हो, फिर उस डीपीपी में डिस्कशन अलग से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डीपीपी आएगी एंड सो ऑन करते करते फिर आप माइनर टेस्ट दोगे, माइनर के बाद मेजर टेस्ट दोगे। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये टेस्ट है अब है, ये क्लास अब है, ये क्लास इतने बजे है। इससे क्या होगा, इससे आप जो है एक आपकी बॉडी, आपका माइंड एक क्लॉक में आ जाएगा और एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हमारा प्री प्लानिंग होगी, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है, उतना हमें अपने गोल को अचीव करना आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई इन केस अगर किसी रीज़न से आपकी हमसे लाइव क्लास छूट जाती है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारी अनअकैडमी टीम में एन नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़ना है, फिजिक्स 20 से पढ़ना है, आपकी मर्जी। आप जिससे जितनी बार पढ़ो, जिस क्लास में जाके बैठ जाओ, आपको लगता है नहीं आप उस टाइम भी नहीं बैठोगे, आप रिकॉर्डेड देखोगे, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के भी ऐसा कर सकते हो। तो ओवरऑल नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस था, इसमें आपके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान को लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यार, जो इंडिया के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, तो वो करीबन-करीबन साल का मेरे ख़्याल से 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब ले जाते हैं। ठीक है, वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ कितना मांगते हैं, 30K मांगते हैं। इसके अलावा बेटा, अगर आपको इंस्टा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसको लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, और कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को अपने माइंड में सेटअप करिए। जब भी आप इसको प्लान में लेंगे, जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 27K। इट मीन्स 27,000 में बेटा आपको तीन सब्जेक्ट मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसके अलावा एन नंबर ऑफ फैकल्टीज से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो, जितनी बार पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, अगर आप 11th में हो या आप 12th में हो और आपका ड्रॉप आउट का प्लान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट 2 साल का प्लान परचेज करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ज़रा डिफरेंस देखो इन दोनों में। डिफरेंस आ रहा है नियरली 5K का, दैट इज़ 5,000 का। ऐसे एग्जैक्टली 5,400 है, पर ठीक है। ओके, तो नियरली 5K के डिफरेंस पे आपको हमसे 12 मंथ की जगह हमसे डबल कनेक्ट होने को मिल रहा है। मतलब आप हमसे 24 मंथ के लिए भी कनेक्ट हो रहे हो इसकी हेल्प से।
तो सोचो 24 मंथ ओनली एंड ओनली इन 32,400, ठीक है। इससे इकोनॉमिकल कुछ नहीं होगा। इवन इवन अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट भी आप एक साथ पे नहीं करोगे, तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। इस EMI के बेसिस पे आप हमसे जब कनेक्ट होंगे तो आपकी जो पर मंथ की EMI बैठ रही है वो मात्र और मात्र बैठ रही है 1350। तो सोचो यार, 1350 के अमाउंट में अब हमसे 2 साल कनेक्ट होते हो, इतना कम अमाउंट शायद ही इंडिया के कोई और प्लेटफॉर्म में ऐसा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप सोच रहे होगे मैं आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों नहीं फोर्स कर रहा हूँ। तो देखो यार, स्टडी जब होती है तो कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में कोई जादू हो जाएगा और आपके अंदर टीचर घुट्टी पिला देगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ना ही ये चीज़ 6-12 मंथ में है, ना ही 6 मंथ में है, ना ही 3 मंथ में है। आपको एटलीस्ट 12 मंथ या 24 मंथ का तो लेना ही चाहिए, सो दैट कंप्लीट पैकेज की स्टडी कर पाओ, ठीक है। ओके, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि 1, 3 और 6 में कवर करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। ठीक, आई होप इतने इकोनॉमिकल और इतने अफोर्डेबल को आप फटाफट लोगे और हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक। वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप जैसे सभी को पता है कि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज शुरू कर रखी है। इस टॉपिक के दौरान मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों मिलकर कवर करता हूँ, उसके आगे पीछे का, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट आज सेकंड है, मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है। पार्ट फर्स्ट का नाम मैंने द बेसिक्स पार्ट रखा था, ठीक है। उसमें मैंने एकदम बेसिक्स के बारे में बताया था कि कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म उनको डील करनी चाहिए। मैंने आपको सबस्ट्रेट के बारे में बताया था, मैंने आपको रिएजेंट के बारे में बताया था, मैंने आपको सॉल्वेंट का रोल बताया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है और उनमें से एक किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं उठाने वाला हूँ और उसकी स्टडी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का क्या नाम है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसके ब्रीफ देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिएक्शंस जो हैं मेनली 4 तरह की होती हैं। एक आपकी सब्स्टिट्यूशन, एक आपकी एडिशन, एक आपकी एलिमिनेशन और चौथा आता है साइक्लिक रीअरेंजमेंट्स। ठीक है। इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे फ्यूचर में कि सब्स्टिट्यूशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक के भी फर्दर और भी पार्ट्स होते हैं, SN1, SN2, SNI एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, हम पढ़ा रहे हैं आपको एडिशन रिएक्शन। तो माय डियर, एडिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक पढ़ना है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक पढ़ना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRAR, ठीक है। तो एक एक करके बाय पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। एलिमिनेशन में भी ऐसे बहुत सारे बाय पार्ट होते हैं, E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, तो अल्टीमेटली अभी जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ, अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है हमारा एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में भी क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने जा रहे हैं। आई होप आपने कॉपी पेन लेके बैठोगे, जितना भी मैं लिखता जाऊँ आप उसको साथ साथ लिखते जाना, उसको पढ़ते जाना, ठीक है। इसके नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि आपका एक कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म तैयार हो जाएगी, ठीक है। और एक बार अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कायदे से पढ़ लिया बिना एक भी वीडियो को मिस करते हुए, तो गारंटी है मेरी आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो कुछ चैप्टर्स बचेंगे वो चैप्टर्स आपको अलग पढ़ेंगे। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई चैप्टर तो होता नहीं है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, रिएक्शन मैकेनिज्म केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की जान है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो सारे चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है माय डियर, क्या रोल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का? तो आपने कभी पढ़ा होगा एडिशन मतलब कहीं ऐड होना। अब बात को पकड़ो, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड आया है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, और ए एक्चुअली होता है एडिशन रिएक्शन। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ नया मेंबर ऐड हो रहा होगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है और ऐड करना है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज जरूर दी है प्रीवियस वीडियोस में कि सबसे पहले देखो होता क्या है, सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद आपके रिएजेंट होते हैं, उसके बाद आप उसमें सॉल्वेंट डालते हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन होती है और आपका प्रोडक्ट बनता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि एक रिएक्शन का डिसीजन सबस्ट्रेट रहता है। ठीक है, सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि रिएजेंट्स दो टाइप के मैंने बताए थे आपको, एक आपके इलेक्ट्रोफाइल और एक आपके न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो मैं कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ। कहानी की शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ कि हम लोग को हमेशा किसका अटैक कराना है, करंट पोजीशन में करंट किसका अटैक कराना है, हमको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। मतलब मैं रिएजेंट के तौर पे क्या लूँगा, इलेक्ट्रोफाइल लूँगा। अब आप लॉजिक सोचो यार कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल कहीं अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ अटैक करेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज़्यादा होगी। मान लो कि इस बात को नहीं मान लोगे, क्योंकि देखो यार इलेक्ट्रोफाइल तो खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन्स के लिए मर रहा है, तो वो वहाँ जाना चाहेगा, वो वहाँ अटैक करना चाहेगा जहाँ पे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और याद करो, आपने भर भर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पढ़े हैं, आपने देखा होगा जब कभी भी अल्कीन होती है, जब कभी भी अल्काइन होती है, जब कभी भी बेंजीन होती है, टॉलिन होती है, एंथलीन होती है, जितने भी सब चीज़ें हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है, वहाँ पे आपकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल हम किस पे अटैक करने वाले हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तर्ज पे शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ठीक है, विथ HX। मैं कोई अल्कीन लेता हूँ और उसमें मैं HX का रिएक्शन कराता हूँ। मैं बहुत बेसिक सी बात करने वाला हूँ। मान लो यार मेरा कोई अल्कीन है, आपको पता है कि अपने आप में एक सबस्ट्रेट है और आप इस पर किसका अटैक कराओगे यार, HX का अटैक कराओगे। आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने लास्ट क्लास में बात में डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगर मैं आपसे मौका दूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है H+ के अटैक होने का, एक है X- के अटैक होने का। आप बताओ बेटा किसका अटैक कराना प्रेफर करोगे, H+ का या X- का? तो बट ऑब्वियस है, आप पढ़ क्या रहे हो, आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, मतलब ये आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये जाके अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि इस X- की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे खूब ज़्यादा है और सबस्ट्रेट की भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसका मतलब सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं करेगा, तो कौन अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इमेजिन करना, हाइपोथेटिकल सोचना कि मैंने इसको ऐसे अटैक कराया। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मैंने मान लिया कि H+ आके इस पर अटैक कर चुका है। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैंने क्या किया, मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास डिब्बे में न्यूक्लियोफाइल भी है, X- भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग इसका भी अटैक कराएंगे, और जैसे इसका अटैक कराएंगे तो ये हमको मिल जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे H था, तो ये आपका बन जाएगा X। ठीक है, तो आप बेसिकली देख क्या पा रहे हो, आप बेसिकली ये देख पा रहे हो कि HX में अटैक करने के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया, सबसे पहले मैंने क्या हटाया, H+ का अटैक कराया। इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद ये आपका स्टेप सेकंड है, इसमें लोग बोलते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो। ठीक है, और प्रोडक्ट मिलने में। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि
अल्कीन में आप HX ऐड कर रहे हो, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जस्ट वन। ठीक है, बेसिकली बेटा ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान समझना, थोड़ा ध्यान समझना। देखो चूंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है, इट मीन्स कुछ ऐसा हो रहा होगा क्या, इट मीन्स कुछ ऐसा हो रहा होगा क्या, अगर मैं इसको ग्राफिकली अप्रोच करता हूँ तो ये मेरा है रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, और यहाँ उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आप ये बात मान लो कि भाई सबसे पहले लेट सपोज करो यहाँ पे आपके किसी स्टेज पे अल्कीन थी, ठीक है, और इस अल्कीन ने यहाँ पे H+ का अटैक कराया, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी क्या होने वाली, बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अल्कीन का अटैक हो रहा है, HX का अटैक हो रहा है। ठीक है, ये वाली बॉन्ड जो है पार्शियली ब्रेक हो रही है और H यहाँ पे अटैक कर रहा है, बाकी ये वैसे का वैसे। ठीक है, इसके बाद एक टाइम बाद आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगले स्टेप में स्टेप सेकंड में आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। मतलब इस स्टेप में आपका कौन अटैक कर रहा होगा, हाई टेंशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल, और सीधे आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा यहाँ पर कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से क्या समझोगे, मेरी बात को ध्यान सुनना। सबसे पहले इस ग्राफ में बेटा आपको 2 पीक नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक बात नॉलेज में दे दूं कि जितने ग्राफ में पीक होते हैं उतने स्टेप्स की वो रिएक्शन होती है। या यूँ कहूँ, अगर आपको पीक दे रखा है तो आप स्टेप्स का बता सकते हो, और अगर रिएक्शन पता है तो उसका आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये 2 स्टेप्स की रिएक्शन है, 2 स्टेप्स की रिएक्शन है, इसलिए ग्राफ में यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। 2 ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बुलाएंगे। इधर वाला बेटा इसको इंटरमीडिएट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, इंटरमीडिएट बुलाते हैं। और ये आपका फाइनली आपका क्या तैयार हुआ, प्रोडक्ट तैयार हुआ। ठीक है, तो 2 स्टेप हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट कितने बने, 2 ट्रांजिशन स्टेट बने, एक TS1 और एक बना TS2। ठीक है, आप एक बात देख पा रहे होंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज हो एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट की, कि अगर मान लो मैंने इस ग्राफ को यहाँ से क्लाइन मारी, तो यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है वो EA मान लेते हैं 1 आ रही है, और जो यहाँ से एक्टिवेशन आ रही है वो बेटा मान लेना EA2 आ रही है। अब आप मुझे बताओ कि EA1 ज़्यादा या EA2 ज़्यादा, तो बट ऑब्वियस है यार, EA1 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA2 से थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की जो एनर्जी होगी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड से ज़्यादा होगी। यूँ कहूँ कि रिएजेंट पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसको हाई एनर्जी लगेगी, फिर जब कार्बोकैटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीक्स इन द रिएक्शन, peaks in the graph. I'm sorry. ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतने हमारे ग्राफ में क्या बनेंगे, पीक बनेंगे। ठीक, दूसरी बात, आप एक बात देख पा रहे हो कि कितना इंटरमीडिएट बना है, तो आंसर 1 मिनट में बना है। ट्रांजिशन स्टेट आपके 2 हैं और इंटरमीडिएट आपका 1 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो इंटरमीडिएट +1 होता है, बोल सकता हूँ क्या। इसका मतलब हर एक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट तो जरूर बनेगा, इंटरमीडिएट बने ना बने। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट मैं आई लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, अगर आई 1 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना है बेटा, 2 है। आई 2 है, ट्रांजिशन स्टेट कितना है बेटा, अंडरस्टूड है, 3 है। बट आई कैन बी 0, आई अगर 0 है
ट्रांजिशन स्टेट कैन बी 1, बट ट्रांजिशन स्टेट नेवर बी 0। ट्रांजिशन स्टेट एटलीस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ग्राफ पे कितने पीक्स हैं, 2 पीक्स हैं, मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट है। अगर ट्रांजिशन स्टेट 2 हैं तो इंटरमीडिएट पक्का कितना है, 1 है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पर कौन है, हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बांटूं तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी और सबसे हाई एनर्जी किसकी और कैसे अरेंज करूँ। ठीक है, तो मैं एनर्जी के टर्म्स में देख रहा हूँ उसको, मैं इसको एनर्जी के टर्म्स में देख रहा हूँ। देखो सबसे हाई एनर्जी आपको दिख रही है यहाँ पे ग्राफ में, देखो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की नॉर्मल से हाई एनर्जी। मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी, देन ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की एनर्जी लिखूंगा। उसके बाद देखो आप, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका कहीं कार्बोकेटाइन है और रिएजेंट थोड़ा नीचे, रिएक्टेंट थोड़ा नीचे, प्रोडक्ट और नीचे एनर्जी में। मतलब क्या आना चाहिए, इंटरमीडिएट, उसके बाद रिएक्टेंट और फाइनली प्रोडक्ट, है ना। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटरमीडिएट, उसके बाद आपका रिएक्टेंट एंड फाइनली उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट। दिस इज आवर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एनर्जी इस फॉर्म में होगी। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की ट्रांजिशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा है, इसका मतलब पहली बार एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड बार एक्टिवेशन से ज़्यादा लगी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या ग्राफिकली पीक से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। अब देखो, अब देखो, एक रूल आपने कभी पढ़ा होगा, आपने कभी रूल पढ़ा होगा, इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। आपको इस रूल का सही एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपने जो पढ़ा है असल में वो बहुत जगह फेल कर जाता है आपका कंसेप्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये पढ़ के आए होंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ और जगह उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बुक्स से पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा फॉरेन बुक्स में, ये साफ साफ लिखा है कि मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, until and unless no other driving force will be observed on that one। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है, बस आप इतना लिखो, न्यूक्लियोफाइल will always attack to the most stable कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्योंकि जो आप कंसेप्ट पढ़ के आए हो ना, मैं आपके कंसेप्ट को बहुत बार इधर रॉन्ग करूंगा, बहुत बार रॉन्ग करूंगा और शिद्दत से रॉन्ग करूंगा। आप जो पढ़ के आए हो कि ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ पे हो गया वहाँ पे हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल, तो वो गए वो दिन आपके। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप सीखो कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, until and unless no other driving force exists on it, unless no other driving forces act on it। अभी ड्राइविंग फोर्स कैसे लगते हैं उस पर, तो वो भी हम देखेंगे, बट मैंने डेफिनेशन को एकदम ही बदल दिया है। मैंने हमेशा लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल आप वहाँ अटैक करोगे जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, बाकी तो आप एच अटैक कर ही रहे हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लेना ये मेरे सामने एक बहुत बहुत सिंपल सा और बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है और मैं इसमें एच एक्स का अटैक कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, एच एक्स के नाम पे आप एच सी एल ले सकते हो, एच बी आर ले सकते हो, एच आई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप इसको 2 स्टेप में सोचो। आपको लेट सपोज करो आपको पता ही नहीं है कि एच कहाँ अटैक करेगा, एक्स कहाँ अटैक करेगा, तो आपके सामने 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के पीछे पड़ जाऊँ तो, है ना भाई। एक तरफ H प्लस है और एक तरफ X माइनस है। मान लेना थोड़ी देर के लिए मैं इस पोजीशन को A, इस पोजीशन को B, इसको C बोल रहा हूँ। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो H A पे अटैक करेगा या तो H प्लस B पे अटैक करेगा। जहाँ पे भी H प्लस पहले अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह छोड़ देगा, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा और नेक्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये बात तो मान लोगे। मान लो मैंने A पे H प्लस का अटैक कराया, A पे H, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो H प्लस डिसाइड करेगा उसे कहाँ आ रहा है वो। ठीक है, ओके, और सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि किसको आना है।
सबस्ट्रेट ने H+ को बुलावा दिया, आ भाई, तो H+ ने कहा ठीक है सर मेरे पास तो 2 पोजीशन है, तो भाई तुम्हारी मर्जी जहाँ तुम आओ। तो मैंने देखा कि अगर मान लो H+ A पे आता है तो कंडीशन सर मेरे सामने कुछ ऐसी आ जाएगी, नो डाउट मैं CH2H लिख रहा हूँ। और जब बेटा वो B पे अटैक करेगा तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, एक जगह कार्बोकैटायन आएगा बाद में, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, टोटल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। आई होप ये बात आपको पता होगी कि दैट हाउ टू कैलकुलेट द अल्फा हाइड्रोजन्स। कार्बोकैटायन जो कि sp2 होता है, इसके बगल वाले कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को देख लिया करो, है ना, इससे लगे हुए कार्बोकैटायन के डबल वाले हाइड्रोजन को देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी sp2 कार्बोकैटायन है, इसके बगल वाला हाइड्रोजन ये है, कार्बन ये है, इससे लगे हुए sp3 होना चाहिए, इससे लगे हुए हाइड्रोजन देख रहे हैं तो ये हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 2 अल्फा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 अल्फा है और यहाँ पे 6 अल्फा है। आप मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो मैंने GOC फर्स्ट में ये सब बातें बताई हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ क्या, ठीक है। तो आपको पता है कि यार इसके पास 6 अल्फा है, इसलिए मोस्ट स्टेबल क्या है, ये है, और लेस स्टेबल क्या है, वो ये है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप किस पे अटैक कराओगे, आप किस पे अटैक कराओगे, X- का यहाँ पे अटैक कराओगे। जब अटैक कराओगे तो ये बन जाएगा CHX और यहाँ आएगा X और यहाँ आएगा CH3, ये इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती पे आई जाते हो, ज़बरदस्ती पे आई जाते हो कि नहीं सर मैं तो इस पर अटैक भी करा सकता हूँ, मैंने कहा कराना, मैंने कब मना किया, करा सकता है, कराने के बाद ये प्रोडक्ट हमको और कुछ नहीं माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ऐसे रिएक्शंस में जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हों और आपको चूज करना हो कि भैया कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, मतलब आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, इस वजह से एक टर्म यूज करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अभी एक वर्ड आएगा स्टीरियो स्पेसिफिक, एक आएगा स्टीरियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिव वर्ड आया है जहाँ पे तुम्हें सिलेक्शन देने का करने का मौका मिला है, सर मैं इसको सेलेक्ट करूँ या सर मैं उसको सेलेक्ट करूँ, क्योंकि आपको सिलेक्शन है। स्पेसिफिक में मतलब स्पेसिफिकेशन है कि भैया वही बनेगा तो वही बनेगा, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमने ये देखा कि 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, जिसमें से मेजर कौन सा है ये और माइनर कौन सा ये है, तो मुझे सेलेक्ट करने का मौका मिल चुका है, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को क्या कहा कि ये रिएक्शन हमारी एक स्टीरियो सेलेक्टिव टाइप रिएक्शन है, ठीक है। ठीक, इवन ये रीजियो सेलेक्टिव भी है एंड ऑल्सो रीजियो सेलेक्टिव भी है। रीजियो सेलेक्टिव क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा आइसोमर्स बनने की चांसेस होती हैं उसको हम लोग रीजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं पोजीशन आइसोमर का कंसेप्ट आपने पढ़ा हो तो आप देख रहे हो कि हेलोजेंस की ये जो पोजीशन है यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो स्ट्रक्चर 1 और 2 है ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। तो जब कभी भी आइसोमर्स बनते हैं एक से ज़्यादा तो वहाँ पे हम लोग रीजियो सेलेक्टिविटी भी नाम देते हैं। तो ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और ये रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव भी है, दोनों ही ये रिएक्शन में आएगी, ठीक है। आइदर स्टीरियो सेलेक्टिव होगी और आइदर रीजियो सेलेक्टिव होगी, दोनों होगा ये, ठीक है। तो आपने बस अल्टीमेटली एक बात देखी कि सर न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक कर रहा है जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है टू यील्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारी स्टेप सेकंड की कहानी है सारी। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर एक तरफ तो बोल रहे हो मैं स्टेबल हूँ और मुझ पर ही अटैक करा रहे हो। मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। हम ऐसा बोलते हैं कि सर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, हमने कहा ठीक बेटा, सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, एकदम ठीक। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, एकदम ठीक। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हम बोलते हैं कि मार्कन का बाबा बोल गए हैं कि न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, मतलब जो रेट होगा अटैक का वो कुछ ये होगा, अटैक का रेट किसका, ऑफ न्यूक्लियोफाइल, होगा कि नहीं होगा, बोल सकता हूँ क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उस पर इसलिए अटैक होगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर एक तो तरफ बोल रहे हो स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ उसी पे अटैक करा दे रहे हो, क्या मजाक चल रहा है ये। लॉजिक मन में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर एक तरफ तो बोल रहे हो सर स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ उसी पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मार दे रहे हो। तो आओ मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। इमेजिन करना यार कि ये मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है,
यहाँ पे एनर्जी है वर्सेस यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन प्रोग्रेस भी बोल सकते हो उसको। आपको ये बात केमिस्ट्री में अच्छी तरह पता है कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी कम। मान लो की बात को, मतलब अगर यार आपका ये 3D कार्बोकैटायन है तो एक कार्बोकैटायन की यहाँ एनर्जी होगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ कहीं होगी। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री के कार्बोकैटायंस की एनर्जी प्रोफाइल है। अब आप मुझे बताओ बेटे कि सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है, इसकी। और होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहीं बाहर से अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अपने ऑर्बिटल से अटैक करेगा, ठीक है। ये क्या है, कार्बन कार्बन पर sp2 sp2 sp2, इसको अटैक किस पे करना है, कार्बन के sp2 पे अटैक करना है, तो वो तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे उसको लोएस्ट एनर्जी लगेगी, है ना। बट अब वैसे एनर्जी के अकॉर्डिंग जहाँ पे एनर्जी कम होगी उस पर अटैक करना आसान होगा, मतलब उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, ग्राफिकली लो होगा। तो एक को एनर्जी ये लगेगी, एक को एनर्जी ये लगेगी और एक को एनर्जी ये लगेगी या नहीं लगेगी। तो जिसको एनर्जी सबसे कम लग रही है, आप देख सकते हो, मान लेते हैं ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड है और ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड है। तो आप देख सकते हो कि थर्ड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड है और उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन का गैप कम होगा, न्यूक्लियोफाइल खटक से उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर ये गैप बढ़ा दिया जाए तो उसको अटैक करने में और हाई एनर्जी लगेगी। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि यार जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना आसान, ठीक है। स्टेबल होने का मतलब उसकी एनर्जी लेवल कम है और न्यूक्लियोफाइल अपने ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल पे आके अटैक कर रहा है, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कहीं भी आपको नजर आए कि हाँ यार कार्बोकैटायन है और मैं कार्बोकैटायन को क्या कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूँ, तो वहाँ पे अटैक कराऊंगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बनने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। आई होप मेरी ये सब बातें आपके समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात रीअरेंजमेंट्स। आपको मैंने जीओसी फर्स्ट में कार्बोकैटायन पढ़ाते टाइम रीअरेंजमेंट पढ़ाया है, और जिनको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्लीज़ यार उस वीडियो को जरूर देख लो। जीओसी फर्स्ट में रीअरेंजमेंट के नाम से वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही अटैक होने वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कोई रिएक्शन और मैंने आपसे कहा कि आप इसमें HBr या किसी HX का अटैक कराओ और मुझे ये प्रोडक्ट यील्ड दो, मुझे प्रोडक्ट यील्ड दो। तो आपने क्या किया, ज़्यादा दिमाग लगाया होगा कि भाई देखो सर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ कार्बोकैटायन में नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4, सर 2 वाला कार्बोकैटायन तो 1 वाले ज़्यादा स्टेबल होगा ही होगा, और H जहाँ भेजूंगा वहाँ पे जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा और H को यहाँ भेजूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप इसका आंसर ये लेके चले आओगे तो तुरंत गलत नहीं, तुरंत गलत हो जाओगे, ये आपका रॉन्ग प्रोडक्ट बना हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्कोनिकोव को इस बात से मत देखा करो कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हैलोजन। हमेशा मार्कोनिकोव ने न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी के बारे में बात की है, उसने कहा है कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, ओके। अब आओ समझते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँगा। इसका राइट आंसर बेटा ये है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो गया, तो मैंने आपको रीअरेंजमेंट बताया है, एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट कैसे देख सके। तो देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में तो ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर दो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर दो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपने लिया, H प्लस का अटैक कराया, कराने के बाद आप यहाँ पहुँचे,
ठीक है। करंट पोजीशन में बेटा न्यूक्लियोफाइल का अटैक तुरंत मत करना, चेक करो कि क्या मैं इस कार्बोकेटाइन को और स्टेबल कर सकता हूँ, हाँ या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये चेक करो कि करंट पोजीशन में इसमें कितने अल्फा हैं और क्या रीअरेंजमेंट करने से क्या और अल्फा बढ़ जाएंगे, क्या कार्बोकेटाइन और स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है, बच्चों की तरह डिग्री विग्री मत देखा करो, डिग्री देखने के दिन गए। ठीक है, आप सीधे देखो sp2 के बगल 3 और एक यहाँ 4, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करा दूं, दैट इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये कार्बोकेटाइन देख रहे हो, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ चला आएगा। ये शिफ्टिंग मैंने आपको पढ़ाई हुई है, मैं रिक्वेस्ट है कि दोबारा नहीं बताने समझता हूँ। भाई ये sp2 है, ठीक है, आपको पता है ये sp2 है और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है, अपने नेगेटिव फॉर्म में निकल रहा है, तो ये हाइड्राइड है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी जगह खाली हो रही है, पार्शली पॉजिटिव जगह खाली हो रही है। ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाके अटैक कर रहा है, मतलब H किस फॉर्म में जा रहा है, H माइनस फॉर्म में जा रहा है, वो भी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ यार, मैं दोबारा समझता नहीं डिस्कस करना इसको। यहाँ पे आया कार्बोकेटाइन, अब इसको आप लिखोगे CH2 और यहाँ आया CH3। अब रुको और सोचो कि क्या मैंने ऐसे करने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और बढ़ा दी क्या। तो आओ देखते हैं। आंसर 3 3 6, आंसर 2 8, टोटल मिला के 8 अल्फा हाइड्रोजन कर लिए, मतलब मैंने पहले के डबल कर दिए, पहले के मैंने डबल कर लिए। इसका मतलब अब मुझे अटैक करने में बड़ा मज़ा आएगा। यूँ कहूँ तो न्यूक्लियोफाइल अब जो है खटक से अटैक कर सकता है इस पर। और आपका आंसर मैंने Br लिया था, ठीक है, और आपका आंसर CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया और इसका प्रोडक्ट बनाया। तो ओवरऑल फाइनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब कराओगे जब आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका होगा। ठीक है, इससे पहले जल्दी में तुरंत बच्चों की तरह, छोटे बच्चों वाली स्टाइल, कार्बन ज़्यादा जहाँ ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन बगल में न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, इसलिए अपने माइंड सेट को चेंज करो और अपने माइंड में जो डेफिनेशन है वो वही लाओ जो मैंने अभी आपसे कहा कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, प्लीज़ इसको आई होप आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन को जरूर कर लेना, उतार लेना इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको जो समझ में आया वैसा करो, बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं सब। ठीक है, अब मैं इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत सारे टाइप क्वेश्चन करना जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटैक होगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, मतलब मैकेनिज्म हमको सब कुछ खोल देती है, नहीं भैया ऐसे, नहीं भैया ऐसे अटैक होना है। चलो, यही चीज़ अगर मैं ऐसे दिया होता, ओके, और मैंने इसको कहा होता HBr के साथ यहाँ का प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, जल्दी नहीं मचानी है हमने क्या करना है, सबसे पहले वही फॉर्मेशन ऑफ क्या करना है, कार्बोकेटाइन करना है। मैं मान के चल रहा हूँ, इतनी आपके दिमाग आ चुका होगा कि H+Br माइनस में सटक से यहाँ मारोगे, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, रुको और सोचो कि क्या तुरंत न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर देना चाहिए, हाँ या नहीं। रुको और सोचो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक तुरंत कर देना चाहिए, हाँ या नहीं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे कितने अल्फा दिख रहे हैं, 3 अल्फा दिख रहे हैं। लेकिन क्या मैं इसके अल्फा को सर और बढ़ा सकता हूँ, तो बट ऑब्वियसली एक शिफ्ट मैंने सिखाई थी, तो शिफ्ट का नाम था 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इस शिफ्ट की हेल्प से आप मिथाइल ग्रुप को लेते हो और यहाँ शिफ्ट करते हो। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन सीधे सीधे यहाँ पहुँचता है। ठीक है, पहले देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, तो सर आंसर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब जरा देखो कितने हैं, तो आंसर 3 3 6 और एक इधर 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो आप खुद लॉजिक सोचो, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा। तो बताओ वैसे यार कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला है, मतलब अब जो न्यूक्लियोफाइल है इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस, ये अटैक अब करेगा और इसका अटैक कराने के बाद आपको जो यील्ड आ जाएगी,
वो कुछ ये आ जाएगी। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। मैंने कितना पेशेंसली पहले एक्सप्रेस को अटैक कराया और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से पहले 10 बार सोचा हूँ। हर बार आप अपनी इसकी आदत डाल लो कि आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने से पहले सोचना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करूँ या कब करूँ और कहाँ करूँ। ठीक है, ठीक। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मान लेना फिर से मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया और आपसे कहा कि इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। माय डियर, वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा क्या करना चाहिए और मूवमेंट दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बना देता हूँ और आप खुद सोचो कि बंदे ने प्रोडक्ट कैसे बनाया होगा, कौन सी शिफ्ट लगी होगी इसकी मैकेनिज्म में। ये मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने किया है, अब आप लॉजिक लगाओ कि बंदे ने ऐसा क्या किया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी करा दिया, सब कुछ करा दिया और फाइनली ये प्रोडक्ट लाया। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि कौन सी शिफ्ट लगी होगी, कौन सी शिफ्ट ऐसी लगी होगी या नहीं भी लगी होगी, आपको लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, कौन सी शिफ्ट लगी होगी कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ठीक है, दिमाग आपका है, लॉजिक आपको लगाना है। अभी मैंने पीछे बताया है, बस अब आप करोगे। ठीक है, चलिए कहानी को थोड़ी सी आगे और बढ़ाते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने अगला सवाल कुछ ऐसा ले लिया। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे HBr का अटैक करके दो या किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके दो। ठीक है, अब आपका दिमाग यहाँ पे कैसे खेलता है ये आप डिसाइड करोगे। देखो पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फैक्ट है सर H+ और Br- का अटैक होना है, नो डाउट आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ एक कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी, यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप H का अटैक यहाँ कराओगे, ठीक है, और कार्बोकैटायन को यहाँ लाओगे, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, तो आपका जो ये आंसर आएगा ये गलत नहीं, 100% गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आप अपने एनसीईआरटी वाले या अपने फालतू मार्कोनिकॉफ पढ़ के आते हो वो फेल हो जाता है। क्या लिख दूं क्या, फेल ऑफ मार्कोनिकॉफ? असल में मार्कोनिकॉफ फेल नहीं हुआ, आपका कंसेप्ट फेल हुआ। आप पढ़ के आए हो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है सर हाइड्रोजन मैं वहां लगाऊंगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक तुझे कराऊंगा। ये आपके कंसेप्ट की प्रॉब्लम है और इसमें गलती आपकी नहीं है। नॉर्मली आप पढ़ाते ही ऐसे हैं कि भैया जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन ले जाओ और न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। एक ही लाइन की डेफिनेशन अपने दिमाग में बाज लो। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या है और कैसे है तो आओ समझते हैं। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं आपसे बस इतना पूछता हूँ, बस आप मुझे इतना बताओ कि एक कार्बोकैटायन यहाँ पे है, जब कार्बोकैटायन यहाँ आया होगा तो H यहाँ है, और एक कंडीशन कार्बोकैटायन की यहाँ पे है। मैं आपसे पूछूं यहाँ H आया होगा कि इनमें से किस जगह कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, किस जगह कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, आप मुझे लॉजिकली सोच के बताओ। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 अल्फा दिख रहे हैं, 3 तो 5 यहाँ से दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक नहीं बल्कि यहाँ पे 2 अल्फा दिख रहे हैं। ठीक है ना, गलत जिग्राम में तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा यहाँ दिख रहे हैं। और सर यहाँ पे तो सिर्फ sp2 के बगल में सिर्फ एक अल्फा दिख रहा है। अब क्या करें, आपको लग रहा है वो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है सर ने फिर काटा क्यों? यहाँ पे आपको एक चीज नजर नहीं आ रही होगी, मुझे डेफिनेटली पता है, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। याद रखना,
याद रखना, पूरे कायनात में अगर कोई मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है तो वो है बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी होने वाली कार्बोकटायन। ठीक है, बैक बॉन्डिंग से कार्बोकटायन को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और इस केस में इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एनर्जी का लेवल एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम ना के बराबर हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल सड़क से इस पर अटैक करेगा क्योंकि एनर्जी गैप एकदम खत्म हो चुका होगा। मेरी बात को पकड़ो, मेरी बात को पकड़ो, ये वाला कार्बोकटायन मतलब अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, तो ए स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है बी से, बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल है बी से कार्बोकटायन के मामले में, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऐसा हो रहा है। अब बेटा आपको पता चल चुका है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन ये वाला है, तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ कराओगे और इसका यील्ड ये आएगा, ना कि जो आपने पहले सोचा था। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे इंडियाज गॉट टैलेंट होते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उन बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है, मैं एक क्लास ले रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बच्चों को फीलिंग ऐसी आती है, अरे सर अटैक तो कराओ, पहले वो क्या करते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनवा देते हैं। ठीक है, ऐसे करने लगते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये ऐसे फिर बोलते हैं अरे सर अब जो है मैं इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा। ठीक है, ऐसे कराऊंगा और मैं प्रोडक्ट ये बनाऊंगा और कार्बन ऑक्सीजन की बैंड बजा दूंगा, ऑक्सीजन की बैंड बजा दूंगा। क्यों बैंड बजाऊंगा? क्योंकि ऑक्सीजन के देखो ऑक्टेट से तुमने कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इसके पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो भैया मेरे बस ये इसको बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी का सहारा देता है, अटैक नहीं कर देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर है, ये वापस तुरंत यहाँ आएगा, वापस तुरंत अटैक आपको वहीं करना है जो ऊपर आप किए हो। ऐसा नहीं कि वो पे अटैक किया तो फिर बिहार बोला चलो अब तो जाना ही जाना है, चलो यहाँ चले जाते हैं, अरे ये कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिसीजन मेकिंग तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, कब कराना है और कैसे कराना है। ठीक है, मैं बहुत जगह मार्कोनिकॉफ की बैंड बजा दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम कंसेप्ट पढ़ के आए हो। ठीक है, इसलिए दिमाग को सेट करो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। ठीक ठीक है, आई होप मेरी बात आपको शिद्दत से समझ में आ गई होगी कि मैं आपके साथ क्या करना चाह रहा हूँ। लेवल की कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब अगर मैंने कहा कि सर HBr का अटैक कराओ थोड़ी देर के लिए, स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी को बाद में देखेंगे, तो मैं आपसे बोलता हूँ प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रोडक्ट बनाओ, अब बताओ कि क्या किया जाए, क्या प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी इसके लिए आपको एक ही चीज़ देखनी है, वो है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। बस आप इतना देख के मुझे बताओ कि अगर H यहाँ हो और कार्बोकटायन यहाँ हो, ये A बोल देते हैं और कार्बोकटायन यहाँ हो और H यहाँ हो, बाकी ये N है यार। ठीक है, बस आप मुझे बताओ कि विच इज़ मोर स्टेबल कार्बोकटायन, A और B। ठीक है, अगर तुमने ये पहचान लिया तो तुम्हारा गेम खत्म, तुम सॉल्व कर जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपने आप करा दोगे। मैं इसका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मान के चल रहा हूँ, विच इज़ मोर स्टेबल कार्बोकटायन, आइदर A और आइदर B। और फटक से अगर आपको ये डिसीजन पता चल चुका होगा तो अपने आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दोगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैक बॉन्डिंग दोनों में हो रही है, इंपॉर्टेंट इज एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग टर्म यहाँ पे है। तो अगर आपने एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएगा और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर कट मेरी बात आप समझ पा रहे हो, मेरे लेवल को समझ पा रहे हो कि मैं किस लेवल पे आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ से बता ही देता हूँ कि ए का ज़्यादा है और ए वाला कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल भी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कहानी का लेवल और इंक्रीज करते हैं। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए किसी ने मुझसे सवाल कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे उसने इथाइल लगा दिया ET, यहाँ पे उसने मिथाइल लगा दिया ME, ठीक है, और लिया और यहाँ पे HX का अटैक करा दिया और आपसे बोला कि भैया प्रोडक्ट बना दो, आपसे बोला कि भैया प्रोडक्ट बना दो और यील्ड क्या होगी मुझे बता दो। ठीक है, तो देखो यार, तो देखो भैया, आपने H का अटैक किया, आपने X माइनस का अटैक किया, नो डाउट। ठीक है, पहले आप इतना तो कर ही लो। अब रुकना और सोचना कौन सी शिफ्ट होनी चाहिए, मिथाइल शिफ्ट या इथाइल शिफ्ट। अब बोलोगे सर इथाइल शिफ्ट क्या होती है, तो मैंने कार्बोकेटायन बताया है कि हमेशा रीअरेंजमेंट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका होता है, जिसके अंदर क्राउडिंग ज़्यादा होती है उसका होता है। आप एक काम करो, आप दोनों करके देखो, एक बार इथाइल शिफ्ट करके देखो और एक बार मिथाइल शिफ्ट करके देखो। तो यहाँ से हम दोनों चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार 1,2 इथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ और एक बार 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ, दोनों करके देखते हैं। ठीक है, जब आप इथाइल शिफ्ट करोगे तो नो डाउट आप यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ ET आ जाएगा और CH3 कुछ ऐसे हो जाएगा, और जब आप मिथाइल शिफ्ट करोगे तो नो डाउट रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। सॉरी, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे मैं ET लिख दे रहा हूँ और मान के चल रहा हूँ कार्बोकेटन यहाँ लगा दिया, जगह कम थी यार, CH3 और CH3। अब आप रुको और ठंडे दिमाग से सोचो कि कौन सी शिफ्ट करने से मुझे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिला, इथाइल शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से। तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। देखो 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 और इसके होंगे 2, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे 3 और 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन। माइन्यूट सही 1 अल्फा हाइड्रोजन से इथाइल शिफ्ट जीत गया। इथाइल शिफ्ट करने से हमको ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि इथाइल शिफ्ट करने से हमको 7 अल्फा मिले, जबकि मिथाइल शिफ्ट करने से हमको 6 अल्फा मिले। तो अब आप बताओ, एक में आपके पास 7 अल्फा थे, एक सेकंड रुकना, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। एक में आपका ये था और एक में आपके पास ये था। अब आप लॉजिक सोच लो यार, यहाँ पे कितने अल्फा मैंने बताए, 3, 1 4 और 4 2 6 अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ कितने बताया बेटा, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बताओ कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा, तो बट ऑब्वियो है ये वाला। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक नहीं करना चाहेगा, और फाइनली प्रोडक्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली बस मैं ये इस क्वेश्चन से ये समझाना चाहता हूँ कि माइंड में अगर आपके ये फंसा हुआ है कि मिथाइल शिफ्ट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। उसकी शिफ्ट होती है जिसके शिफ्ट होने के बाद हमको और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। ऐसे अमूमन जितनी ज़्यादा क्राउडिंग वाली शिफ्टिंग होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सेप्ट हाइड्राइड शिफ्ट। अगर कहीं हाइड्राइड शिफ्ट है तो पहले आप उसको कराओ, ठीक है, उसके बाद आप कोई और क्राउडिंग शिफ्ट सोचोगे। वैसे सही तरीका बताऊं, पहले आप हाइड्राइड शिफ्ट करो, फिर आप फिनाइल शिफ्ट करो और फिर आप क्राउडिंग शिफ्ट करो। सही तरीका ये।
आपको वहां पे एग्जाम हॉल में दिमाग लगाना पड़ेगा, यार मैं किस शिफ्ट को कर जाऊं सो दैट मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए और मैं न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक कराऊं। ठीक है, लॉजिक में आ रही है? वो आपसे ये बोलेगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ कराना है, आपका डिसीजन न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे फंसा होना चाहिए। ठीक है, आप इसको रटो नहीं कि हाँ सर मिथाइल इथाइल में मिथाइल करूंगा, इथाइल प्रोपाइल में प्रोपाइल करूंगा, मत रटो। आप अपना दिमाग वहां पे लॉजिक चलाओ। हाँ, ये एक जनरल बात है कि जितनी ज्यादा क्राउडिंग की शिफ्ट होगी उतना कार्बोकेटाइन आपको मोस्ट स्टेबल दिखाई देगा, बट मेरी मानो कि आप इसको रटो नहीं, आप इसको करके देखो। ठीक है, आई होप फाइनली आपको इन क्वेश्चंस का सवाल, इन सवालों का जवाब आपको मिल रहा होगा कि हम क्या क्या करें। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोचो कि कितना आसान आपको लगता था मार्कोनिकॉफ और ये, और मैंने कितनी बैंड बजा दी इसकी। ठीक, चलो कहानी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मान लो आपके पास ये है और आपने फिर से इसको एचएक्स अटैक करने की सोची। ठीक है, और आपसे कहा उसने कि भैया चलो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, बट अब सर यहाँ आया नेगेटिव, सर यहाँ आया पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव, अटैक करा दिया और ये प्रोडक्ट बना दिया। और जैसे ही ऐसे आपने किया तुरंत आप क्या हो गए, बर्बाद हो गए। अब इसमें कहा है कि बर्बादी, तो आओ दिखाते हैं इसकी मैकेनिज्म। पहले तो मैं इसका आंसर, तो इसकी मैकेनिज्म से बात करते हैं, आंसर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप पहले एक्सप्रेस का अटैक कराओ क्योंकि आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हो, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने हम मेरे साथ रिंग एक्सपेंशन नाम का कंसेप्ट पढ़ा है। आपने कभी जरूर पढ़ा है मेरे साथ कि रिंग एक्सपेंशन हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, करते ये हैं कि जो 4 वाली रिंग है उसको 5 पे ले जाते हैं और 5 वाली को 6 पे लेके जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर कट है। 4 वाली 5 पे लेके जाते हैं और 5 वाली को 6 पे लेके जाते हैं। ठीक, मेनली हमको भी इन 5 वाली को 6 पे लेके जाना होता है, उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलने लगती है। ठीक है, ठीक है, कार्बोकेटाइन ये है, मैं इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा रहा हूँ। देखो कैसे मैं इसकी शिफ्टिंग खोलता हूँ। देखो जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन लगा है इसको अल्फा बोलते हैं, उस वाले को बीटा और इस वाले को गामा। मेरी दिल से चाहत ये है कि मैं अल्फा और गामा की बॉन्डिंग बनाऊँ। क्या चाहत है मेरी, कि मैं अल्फा और गामा की बॉन्डिंग बनाऊँ, तो मुझे बीटा और गामा वाली बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए। अब आप लॉजिक सोचो कि बीटा पे कौन सा चार्ज क्रिएट करें, बीटा पे कौन सा चार्ज क्रिएट करें सो दैट, या गामा पे कौन सा चार्ज क्रिएट करें सो दैट गामा और अल्फा की बॉन्डिंग बन जाए। गामा में कौन सा चार्ज क्रिएट करूं कि अल्फा और गामा की बॉन्डिंग बन जाए। व्हाट ऑब्वियस है, यहाँ लाओ नेगेटिव, यहाँ लाओ पॉजिटिव। ठीक है, गुल्लू गुल्लू करने के लिए अपोजिट चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुल्लू गुल्लू वाली कहानी टेक प्लेस नहीं करेगी, है ना। आओ और इनका मिलके इंटरेक्शन कराते हैं, ये इंटरेक्शन हो जाएगा। नंबरिंग कर लेते हैं यार थोड़ी देर के लिए। नंबरिंग 1 इसको बोल देते हैं, 2 इसको बोल देते हैं, 3 इसको, 4 इसके, 5 और इसको 6। ये किया, ये मान लेते हैं 1 1 पे लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आया 2, ये आपका 3, सॉरी ये आपका क्या है 6 ना, तो ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। तो कंडीशन अभी पिक्चर कुछ ऐसी आ रही है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ यार। ठीक है, अब आप 5 से कहाँ पहुँच गए, 6 पहुँच गए, तो क्या अब अटैक कर दूँ, क्या अब अटैक तुरंत कर दूँ? आंसर इज नहीं, तुरंत अटैक मत करो। कैसे अटैक कर दोगे यार? अभी देखो फिर से तुम्हें दिख रहा होगा एक हाइड्राइड शिफ्ट, ये आपने हाइड्राइड शिफ्ट करना है। ठीक है,
ऐसा करने से फाइनली कार्बोकैटायन यहाँ पहुंचेगा, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तब आप बिंदास होकर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक मारो और प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, ठीक। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या शिफ्ट करता हूँ। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? यहाँ से शुरू हुई थी। फाइनली इसका आंसर क्या आया? ये आया। तो ओवरऑल तुम्हारे सामने ये था, तुमने इसको HBr से रिएक्ट कराया, HX से रिएक्ट कराया, और आंसर आप इसका ये ले आए। तो देखो कितना अनएक्सपेक्टेड आंसर है। ठीक है, ओके। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे करना है। इसके लिए कितनी भी जद्दोजहद लग जाए, कितनी भी शिफ्ट लग जाए, घबराइयो मत, शिफ्ट कराते रहिए और आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका अगर रिप्लाई कर पाए आप, ओके, ठीक। इसका आपको अटैक कराना है यहाँ पे HX का, और प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। हाँ, हिंट जरूर दे रहा हूँ, हिंट है 2 टाइम्स रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो बुद्धि आप लगाओगे, कब 2 टाइम्स होगा, कैसे होगा। ठीक है, ठीक। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब अगर मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा आ जाए, तब से आप मान ही रहे हो बेचारे, है ना, और आपसे बोलता है कि आप इस पे HBr का अटैक कराओ, प्रोडक्ट बना दो। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इतना है नहीं आसान। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आप ये ले आके लाने वाले हो, कहीं पे भी एच लगा रहे हो, कभी Br लगा रहे हो, तो आप रॉन्ग हो। ठीक है, रॉन्ग को राइट करने का तरीका एक ही है कि आपको मैं रिंग कंप्रेशन का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, उसका फ़ायदा उठाओ। देखो, मान लेना थोड़ी देर के लिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, अंदर वाले बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ये इसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने का फ़ायदा यही होता है, या पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि हमको उसकी मैकेनिज्म खुल के पता चल जाती है। मान के चलना यहाँ कार्बोकैटायन आया, ठीक है, और यहाँ पे आपका H ने अटैक किया। अब आप चेक करो, नंबरिंग कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको एक रिंग कंप्रेशन नाम का कंसेप्ट सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि कभी भी 7 वाली जो रिंग होगी उसको कहाँ पे लेके जाओ आप, 6 लेके जाओ, इससे रिंग कंप्रेशन होगा, और रिंग कंप्रेशन होगा तो कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, आओ रिंग कंप्रेशन करते हैं। रिंग कंप्रेशन मतलब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैं 1 और 2 वाली बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, 1 और 2 नहीं, 1 और 7 वाली बॉन्ड को तोड़ता हूँ, 1 और 7 वाली बॉन्ड को तोड़ता हूँ, सो दैट मैं 2 और 7 की दोस्ती करा सकूँ, है ना, 1 और 7 वाली बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ। मान लो मैं 2 की 7 से दोस्ती करानी है, तो 2 पे कौन सा चार्ज हो है, पॉजिटिव, तो 7 पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, अपने आप बताओ, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसे हो जाए क्या, अब मैं हाइड्रोजन अंदर ले लिया है,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ कहीं ले लो 7। ठीक है, ओके, ऐसे ले लो। यहाँ पे आया आपको पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पे परमानेंट पॉजिटिव था। अब इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ गुल्लू गुल्लू करा दो और कुछ ऐसी बॉन्ड बना दो। जब ऐसा करोगे तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा कि ये 2 है और ये 7 है बेटा, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। कार्बोकैटायन कहाँ पहुँचा है? 1 पे पहुँचा है, ये 1 यहाँ पे आया कार्बोकैटायन। ठीक है, ये आपका 1। क्या मुझे अभी तुरंत अटैक कर देना चाहिए? क्या मुझे अभी तुरंत अटैक कर लेना चाहिए? आंसर इज नहीं। और भी चेक करो, अभी तो आपने रिंग कंप्रेशन किया है, अभी तो आपने रिंग कंप्रेशन किया है, और चेक करो और अटैक कराओ। ये अटैक करने से पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं भी अटैक ना कर दूं कहीं। आप क्या करो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा दो। ऐसा करोगे तो ये H जो है यहाँ और जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ। होगा या नहीं? अब खटक से Br- का अटैक मारो। और इसका यील्ड, ठीक है। तो इतने बड़े सवाल को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मैंने इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप शुरू हुए थे और यहाँ पहुँचे और सवाल आपका खत्म हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना कमेंट बॉक्स में, लाइव ही दे पाओ तो दे। यहाँ ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बस आपको ये है कि रिंग एक्सपेंशन और सॉरी रिंग कंप्रेशन जो लगाओगे आप, वो किधर लगाओगे, किस तरफ से तोड़ोगे कि और स्टेबिलिटी मिलती जाए और आपको मज़ा आता जाए। ठीक है, टेक योर टाइम, यूज़र माइंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक, आओ अगले पे आते हैं। अब अगर मान लो सवाल कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, और आपसे बोले सर HBr का अटैक कराइए, आपसे बोले HBr का अटैक कराइए, तो आप अगर ऐसे कर दोगे सीधे Br अटैक करके ले आओगे तो अगेन आप रॉन्ग हो जाओगे। देखो कि मैकेनिज्म को जब तुम पकड़ोगे ना, तुम्हें एक बात नजर आएगी, कार्बोकैटायन तुम यहाँ ले आए। अब कभी आपने कंसेप्ट सुना हो डांसिंग ऑफ रेजोनेंस का? मैंने पढ़ाया हुआ है डांसिंग ऑफ रेजोनेंस अपने GOC 1 में। आप इसको डांसिंग ऑफ रेजोनेंस के लिए कन्वर्ट करो। वो तब कन्वर्ट होगा जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे। मान लो आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है। जब ब्रेक करोगे ना तो कहानी कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पार्शली पॉजिटिव मान लो, और ये पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा ऐसे, और ये कुछ ऐसी हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात, इस कार्बोकैटायन को खुदा ने डांसिंग ऑफ रेजोनेंस से नवाजा है। इसको खुदा ने डांसिंग ऑफ रेजोनेंस से नवाजा है। ठीक है, अब आओ खेलो इसके साथ। अब देखो कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं, बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन है। और खटक से आप जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सोच रहे हो, अब कर लो और अपना प्रोडक्ट ये ले आओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का?
ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, कितने सारे खेल खेल रहा हूँ आपके साथ, कितना आपको सिखाता जा रहा हूँ, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यार पढ़ना है तो एकदम घुस के पढ़ो, एग्जैक्टली सीखने को मिलता है यार। ठीक, चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, बहुत कुछ सिखाऊंगा यार आपको, बहुत कुछ। चलो अब अगर मान लो ये कर लेंगे और मैंने कहा कि HCl से अटैक करा, देखो इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आपको अगर ऐसा लगेगा कि आप मार्कोनिकॉफ को फॉलो करो, हाइड्रोजन को वहां ले आओ जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है, और Cl को यहाँ ले आओ, तो आप यहाँ रॉन्ग हो जाओगे यार, इसको कह सकते हो फेलियर ऑफ मार्कोनिकॉफ। असल में मार्कोनिकॉफ फेल नहीं हो रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट फेल हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, ओके। सही क्या है, तो देखो यार बहुत बहुत अच्छी तरह तुम्हें पता है ये बात कि 3-3 Cl लगे हैं, और लगे नहीं, ये तगड़े माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं, जो जब ये तगड़े माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे ना, ये अपनी तरफ तुम्हें खींच रहे होंगे, और जब ये तुम अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो मजबूरी तुम्हें बॉन्ड को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो तुम्हें H+ का अटैक अगर पहले कराना है, तो तुम्हें पता है कि इस तुम ऐसे अटैक कराओगे, और जब तुम H+ का अटैक कराओगे तो यहाँ आएगा कार्बोकटायन, यहाँ आया CH2 CCl, और उसके बाद आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, जो भी आपको था, Cl था मेरे ख्याल से, ठीक है। ये तो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा इस बात पे मत मरो कि मोस्ट स्टेबल मतलब हाइड्रोजन कहाँ अटैक करना है, आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन की सोचो बस, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ आपके साथ, सो चलो कहानी का लेवल और बढ़ाते हैं, कहानी का लेवल और बढ़ाते हैं। अब सुनिए, अब अगर मान लो सवाल कुछ ऐसा होता और आपसे बोलता कि आपको लेट सपोज करो HCl का या HBr का किसी का भी अटैक करना है और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, इसको समझते हैं, ये अच्छी चीज़ है, सीखने को मिलेगी। इसका एक तो देखो सबसे सिंपल सीधा सा आंसर है, इसके दो तरह के आंसर आएंगे, ठीक है। एक का आंसर आएगा 1,2 एडिशन। अभी 1,2 एडिशन क्या है, नॉर्मली जो हम लोग करके आए 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, नॉर्मली आपने किसी एक को तोड़ दिया होगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यार, केमिस्ट्री है बाबूजी, एक भी वैलेंसी खराब हुई तो बैंड बच जाती है ना। हाँ, 1,2 एडिशन वही है सिंपल, जो आप नॉर्मल एडिशन करके आए हो कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और आपने क्या किया, सीधे सीधे अटैक किया, इसमें कोई नया चेंज आपने नहीं लाया, यहाँ कार्बोकटायन, यहाँ पे CH2, ठीक है। अब आप यहाँ पे करंट पोजीशन में देख भी रहे हो कि इसको यहाँ से, इस कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी यहाँ से रेजोनेंस से भी है, रेजोनेंस से भी है, प्लस प्लस इसके अलावा अल्फा हाइड्रोजन भी है, कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ठीक है, कुछ नया नहीं था, आपने Cl का अटैक किया, और आपने इसका प्रोडक्ट ये बनाया। मैं छोटी छोटी बना देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम के चक्कर में मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की और है, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन कैसे काम करेगा,
आप ना जब इस पे H+ का अटैक कराते हो, यहाँ नेगेटिव लाया, यहाँ पॉजिटिव लाया, तो आप जब इसका कार्बोकैटायन बनाते हो ना, तो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर सकता है, आपको पता है। बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ये मूवमेंट दिखा सकता है। आपने इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक किया और पॉजिटिव यहाँ लाया, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या किया, Cl का अटैक किया, जो भी प्रोडक्ट बन गया हो, मैं बना ही देता हूँ यहाँ। चलो, अब मैंने इसका नाम 1,4 क्यों दिया कि आप देखो, अगर अटैकिंग पॉइंट देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक किया 1 पे और Cl ने यहाँ पे अटैक किया है 4 पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। इसको 1,2 क्यों बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक किया, यहाँ Cl ने अटैक किया, ठीक है। तो इसके आपके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल आ रहे हैं, एक 1,4 एडिशन प्रोडक्ट से और एक आ रहा है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट से, ठीक है। मन में सवाल आएगा कि सर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किसको मुझे कंसिडर करना चाहिए और किसको मुझे नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या मैंने वर्ड यूज़ किया, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। इसका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। पहले समझते हैं काइनेटिकली क्या होता है, फिर क्या होता है। देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा काइनेटिक्स, जिसके अंदर काइनेटिक रिएक्शंस के थ्रू स्टेबिलिटी देखी जाती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी का, K = AE⁻⁻⁸ आर्नियस इक्वेशन इसको बुलाते हैं। आपने जरूर पढ़ी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा। देखो यार, अगर मैं बहुत छोटे बेसिक से बच्चों की तरह बात करूँ कि यार ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ से 2 रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ने यहाँ आके प्रोडक्ट बनाया और एक ने यहाँ प्रोडक्ट बनाया। इमेजिन करना यार कि यहाँ का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मान लेना तुम्हारा EA1 है और यहाँ का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA2 है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलता है कि आप उसको कंसिडर करोगे जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा। भाई, जिसको ट्रांजिशन स्टेट में आने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। भाई बट ऑब्वियस है ना यार, अगर ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी गैप का होगा तो प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। काइनेटिक हमेशा स्पीड से देखी जाती है, ठीक है। स्पीड, काइनेटिक वर्ड आया है स्पीड, और स्पीड कब आएगी, जब आपको ज़्यादा एनर्जी ना लगे। तो याद रखना, EA1 का जो प्रोडक्ट है वो प्रेफर किया जाएगा AR2 के कंपेयर में, प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफरेंस देंगे जो भी है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसको आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जैसे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट P1 है और इससे बनने वाला प्रोडक्ट P2 है, तो मैं किसको मेजर मानूंगा, मैं P1 को P2 के कंपेयर में मेजर मानूंगा। इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या होना, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होना, ठीक है। तो जब भी कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में देखोगे किसी भी रिएक्शन को, तो उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड होना। काइनेटिकली कंट्रोल्ड में हमेशा हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते हैं। किसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, हमेशा हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। मोर स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, faster is the rate of reaction, and that reaction are considered to be the kinetically controlled reaction, ठीक है। इनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगला एक आता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। आपने ये बात कभी पढ़ी होगी कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं पहले इसको रिकॉल करा देता हूँ
डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। आई होप ये पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। जितना ज़्यादा तगड़ा नेगेटिव डेल्टा जी होगा उसका रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अदरवाइज वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा जब डेल्टा जी क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण क्या होता है? देखो हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इफ मैं कहूँ कि डेल्टा जी मेरा नेगेटिव है, इसकी हिंदी पता है क्या होगी? इसकी हिंदी ये होगी कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ नेगेटिव था -2.303 RT log KC। आप नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल आउट किए, आप नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल आउट किए, तो यहाँ से जो KC मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और इक्विलिब्रियम कंसेप्ट ये कहता है कि जितना ज़्यादा KC होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। आपने ये पढ़ा। तो असल में डेल्टा जी के ज़्यादा नेगेटिव होने के पीछे मरा करो, डेल्टा जी के ज़्यादा नेगेटिव होने के पीछे मरा करो। किसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है? ठीक है, किसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है? आओ आओ देखते हैं। देखो एक ग्राफ बनाया, ये डेल्टा जी, ये मान लेना रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इस बार ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। मैंने यहाँ से रिएक्शन शुरू की, एक ने प्रोडक्ट ये दिया और एक ने प्रोडक्ट ये दिया। हाय गंदा ग्राफ बन रहा है क्या? ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, एक ने प्रोडक्ट ये दिया, दूसरे में भी एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं सेम है, और दूसरे ने प्रोडक्ट ये दिया, यहाँ पे आगे प्रोडक्ट बना। ठीक, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब इमेजिन करना कि पहले ये नंबर ले लेते हैं, 0 है, यहाँ कहीं मान लेते हैं 10 है, यहाँ कहीं मान लेना एनर्जी 20 है, यहाँ कहीं 50 है। ठीक है, ओके। इस बार मैं क्या देखूंगा, डेल्टा जी का चेंज देखूंगा। मैं एक बोल देता हूँ प्रोडक्ट 1, एक बोलता हूँ प्रोडक्ट 2। जब मैं डेल्टा जी का प्रोडक्ट 1 के रिस्पेक्ट में देखूंगा, डेल्टा जी P1, डेल्टा जी क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है? मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए एजम्पशन लेना, ये 20 की लाइन में आ रही है, तो आपने आया फाइनल 20 माइनस यहाँ आया 50, तो कितना आया बेटा यार? -30 आया। ये डेल्टा जी P1 से था। और अगर मैं P2 के टर्म्स में देखता हूँ, अगर मैं इसको P2 टर्म्स में देखता हूँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये देखना ना, फाइनल गिव्स माइनस इनिशियल गिव्स, तो फाइनल कितना है? 10, इनिशियल कितना था? 50, तो कितना आया? -40। खुद लॉजिक सोचो, इसका आ रहा है -30, इसका आ रहा है -40। खुद लॉजिक बताओ, जिसका ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उसका केसी उतना ज्यादा हो जाएगा क्या? अभी पीछे वाली बात की थी, ए वाली बात की, इधर वाली, है ना, है ना। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि इस बार किसका डोमिनेटिंग फैक्टर है यार, किसका डोमिनेटिंग फैक्टर है? तो आंसर इज P2 का जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो P1 से ज्यादा है। तो इस बार हमने इस एनर्जी गैप के फॉर्म में देखा, और वहां पे हमने क्या देखा था? काइनेटिकली देखा था। वहां पे हमने एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में देखा था। ठीक है, पहले तो इसको बोलते हैं काइनेटिक, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब छोटी मोटी बातें और, छोटी मोटी बातें और, कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेट जा रहा हूँ कि काइनेटिक प्रोडक्ट हमेशा शॉर्ट टाइम्स के लिए होती है। शॉर्ट टाइम मतलब बहुत जल्दी खत्म होना चाहती है, जबकि जो थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए होती है, मतलब ज़्यादा टाइम लगाएगी प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, दूसरा, ये हमेशा लो टेम्परेचर पे काम चल जाता है, और ये हाई कहो या रूम कहो, यहाँ पे लो का मतलब कुछ बुक्स लिखती है -80 -60, ठीक है, इसको लो बोलते हैं। हाई बोलें या RT बोलें, रूम टेम्परेचर बोलें, इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर। तो जब कभी रिएक्शन हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे होगी तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती है, अदरवाइज काइनेटिकली कंट्रोल होती है। तीसरी बात कि काइनेटिकली कंट्रोल हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखती है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखती है।
और थर्मोडायनेमिकली हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखती है। क्या देखती है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखती है कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो ये लो टेम्परेचर पे, वो हाई टेम्परेचर पे, ये शॉर्ट टाइम, ये लॉन्ग टाइम, ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या कभी सर दोनों देखा एक साथ देखा जा सकता है? तो हाँ यार, देखा जा सकता है, टेम्परेचर अगर आपको पता हो तो। ठीक है, मैं एक ऐसे ग्राफ बना ले रहा हूँ फर्जी सा, मैं एक बना रहा हूँ ये, और एक बना रहा हूँ। इमेजिन करना कि यहाँ वाला जो मेरा प्रोडक्ट है ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, और जो पीछे बनाया ये मेरा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में देखूं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी E1 और ये एक्टिवेशन एनर्जी E2। ठीक है, और डेल्टा जी टर्म्स में देखूं तो ये मान लेते हैं प्रोडक्ट P1 और ये मान लेते हैं प्रोडक्ट P2। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मैं बोलूंगा कि E1 ज़्यादा है, मतलब E2 ज़्यादा है E1 से, तो प्रेफर किसको करोगे? 1,2 को प्रेफर करोगे? हाँ या नहीं बोलो, क्योंकि यार एक्टिवेशन एनर्जी टर्म्स में देख रहे हैं। लेकिन हमको असल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको देखना है कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। और जब आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देखोगे तो डेल्टा जी देखोगे। तो अगर आप थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी देख रहे हो तो आप डेल्टा जी देख रहे हो, और जब आप डेल्टा जी देख रहे हो तो उस केस में आपको पता है कि P2 इज प्रेफर्ड ओवर P1। मैं बोलने की जरूरत नहीं समझता, ये मेरा एनर्जी है और ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इसकी एनर्जी ज़्यादा लो है। ठीक है, ठीक है ना? तो थर्मोडायनेमिकली P2 इज ग्रेटर देन P1। और हमको वैसे भी मतलब किससे है? हमको किससे मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बना है। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन जो अल्कीन्स वाली है हाई टेम्परेचर पे होंगी तो अपने आप 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को मेजर मान ली जाएंगी। मेरी बात आप समझ पाए कि हमने बताया आपको कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की को देखने के लिए आप एक्टिवेशन एनर्जी देखते हो। और वैसे भी देखो ना यार, यहाँ से यहाँ जाने में आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, ये हाई टेम्परेचर चाहिए, इतनी इतनी ज़्यादा एनर्जी अचीव करनी है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, मतलब यहाँ पे वो कम कम में हो जाएगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर में हो जाता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगता है। तो हम अल्टीमेटली देख क्या रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और कहाँ पे थर्मोडायनेमिक। तो अभी मैं अपने वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, और क्वेश्चन कुछ ये था यार, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1,4, क्योंकि हमको प्रोडक्ट से मतलब है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहे हो। ठीक है, ओके, मेरी बात आप समझ पाए होगे कि मैं अल्टीमेटली क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और ये हमारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर कट? मेरी बात समझ में आई? तो इसके दोनों आंसर सही हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दूँ तो वो 1,4 एडिशन है, या यूँ कहूँ थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट है, क्योंकि उससे जो ईल्ड आती है वो नॉर्मल से ईल्ड ज़्यादा आती है। ठीक है ना? ओके, आई होप मेरी बातें आपको जद्दोजहद तक समझ में आई होंगी, आप दिल पे ले पा रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल मार्कोनिकोव का निपटारा हो गया। बाकी तो यार देखो, क्वेश्चंस का अंत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यार मेरी एक PYQ सीरीज चलती है, उस PYQ सीरीज में जाओगे तो वहाँ पे आपको अनअकैडमी की ऐप आप डाउनलोड करो फटाफट से। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से आपको PYQ सीरीज मिलेगी। इस PYQ सीरीज में आपको PYQ सीरीज मिलेगी, आपको PYQ सीरीज मिलेगी। इस PYQ सीरीज के अंदर आप अनअकैडमी ऐप में जब जाओगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्वेश्चन को समझें, जानें क्या क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। एट द लास्ट बस इतना कहूँगा कि टॉपिक्स को याद रखो, टॉपिक को समझो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की वीडियो में जब हम मिलेंगे
तो आपको और भी दिखाऊंगा कि कब किसका अटैक होना चाहिए, कैसे अटैक होना चाहिए, फलाना फलाना हम क्या करते हैं, कब कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस क्लास, अमेजिंग क्लास एक्चुअली। ठीक है, आपने बहुत पेशेंसली सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस कोड को जरूर मत भूलना यार, कि कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, और हमारे नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, सो दैट आपको कब पता चले कि मेरी नेक्स्ट वीडियो क्या आ रही है और उसमें क्या ला रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।